अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। ये है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की ही तरह रॉकी प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के ही समान है। लेकिन ये ग्रह एक नर्क की तरह है क्योंकि इस पर होती है भयंकर बारिश, पानी की नहीं बल्कि एसिड की। इसके एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सौरमंडल में सिर्फ वीनस ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह पर काफी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद हैं जो इस ग्रह को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस एंग्री प्लैनेट पर कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। चलिए अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। यह है सूर्य के सबसे पास मौजूद ग्रह मरकरी। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रात के समय में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो दिन के समय में 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा भगवान। यही है जो अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को चला रहा है। अगर ये न होता तो हम न होते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वियां समा जाएं। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं क्योंकि वैज्ञानिक कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह हमारा पास्ट है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल की धरती पर जीवन फला फूला होगा। मंगल की धरती पर भी सागर मौजूद थे, नदियां मौजूद थीं, इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर था। लेकिन आज ये ग्रह वीरान और बंजर पड़ा है। आज वैज्ञानिक इस ग्रह पर सूक्ष्म रूप में ही सही बैक्टीरिया के रूप में जीवन खोजने में जुटे हैं और वैज्ञानिक इस ग्रह पर भविष्य में बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं। अगर हम मंगल पर आए हैं तो हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं। यह है ओलंपस मॉन्स, एक प्राचीन ज्वालामुखी। मंगल की धरती पर ज्वालामुखी से बना ये पहाड़ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है और यह हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मंगल की धरती से हम अपने ग्रह पृथ्वी को देखें तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब आगे की यात्रा थोड़ी सी डरावनी होने वाली है क्योंकि अब हम एस्ट्रॉयड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। इसमें मौजूद हैं बड़ी बड़ी और विशालकाय चट्टानें जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं कि अगर ये सब आपस में मर्ज हो जाएं तो इनसे एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं कि इन पर एक बड़ा शहर बसाया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल में ग्रह बने, लेकिन एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद ये मलबा जैसा का तैसा रह गया। एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद मलबा एक प्लैनेट बन सकता था, लेकिन एक बड़ी शक्ति ने इस मलबे को प्लैनेट नहीं बनने दिया और वो शक्ति थी जुपिटर। जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने एस्ट्रॉयड बेल्ट के एस्ट्रॉयड्स को प्लैनेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के अन्य सभी प्लैनेट्स को मिलाकर भी इतना बड़ा ग्रह नहीं बनाया जा सकता। ये है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट। ये लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर सदियों से चला आ रहा है। ये एक विशाल तूफान है। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां आ जाएं। जुपिटर एक गैसीय प्लैनेट है, इस वजह से इसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरे तो आप इसकी सतह पर खड़े नहीं हो सकते बल्कि सीधे इसके अंदर चले जाओगे। जुपिटर जितना वायलेंट और विनाशकारी है वहीं इसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए आइडियल साबित होते हैं। जुपिटर के दर्जनों चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा जो कि पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की सतह पर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। इस पर पानी का तरल रूप में होना जीवन के होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। हमारे सोलर सिस्टम में बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर वैज्ञानिक जीवन होने की प्रबल संभावनाएं जताते हैं। हमारा अगला पड़ाव है हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न।
शनि ग्रह के छल्ले इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, जो कि इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हैं। शनि ग्रह को अपने सोलर सिस्टम का ताज माना जाता है। ये है शनि ग्रह का एक चंद्रमा टाइटन। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है, इस पर हवा है, बारिश होती है, यहाँ तक कि इस पर ऋतुएं भी बदलती हैं। इस पर नदियां और सागर मौजूद हैं। ये चंद्रमा देखने में लगभग पृथ्वी की ही तरह है, लेकिन इस पर जो नदियां और सागर हैं वो पानी के नहीं बल्कि लिक्विड नेचुरल गैस के हैं। अगर हम किसी भी तरह इस नेचुरल गैस को पृथ्वी पर ला पाएं तो ये इतनी ज्यादा है कि हजारों सालों तक ये हमारे शहरों को रोशन कर सकती है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अरबों साल बाद जब सूर्य गर्माने लगेगा और एक रेड जाइंट बन जाएगा, तब टाइटन हैबिटेबल जोन में होगा। उस समय टाइटन पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां मौजूद होंगी। इस वजह से वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अभी हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अब जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी। हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस। प्राचीन समय में यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ। हमारी सौर व्यवस्था का सबसे आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम खत्म नहीं हो जाता। अपने सोलर सिस्टम की गहराई में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कुइपर बेल्ट में, जो पिछली एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली है। ग्रहों की लिस्ट से बेदखल किया जाने वाला प्लूटो भी इसी कुइपर बेल्ट का सदस्य है। कुइपर बेल्ट में एस्ट्रॉयड बेल्ट से भी ज्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिनकी खुद की ग्रेविटी की वजह से इनके चंद्रमा भी हैं। चलिए कुइपर बेल्ट को पार करके आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर ये है सूर्य से सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट सेडना। ये एक बौना ग्रह है, जो एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। ये सूर्य की एक परिक्रमा 10,000 सालों में पूरी कर पाता है। चलिए अब अपने सोलर सिस्टम से बाहर का रुख करते हैं। अभी हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए देखिए, अंतरिक्ष की गहराई में ये क्या ट्रेवल कर रहा है। ओह, ये तो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट है। यही तो इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर मौजूद चीज है। ये पृथ्वी से अब तक 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इस स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष के काफी सवालों से पर्दा उठाया है। ये बंदूक से निकली बुलेट से भी 20 गुना तेज ट्रेवल कर रहा है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम अपने सोलर सिस्टम की हदों से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य एक आम तारे की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी दूर से भी इसकी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अरबों की संख्या में यहाँ पर कॉमेट्स को देखा जा सकता है जो सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन कॉमेट्स में इतना ज्यादा पानी है कि अगर ये सब इकट्ठे हो जाएं, तो ये पृथ्वी से भी ज्यादा बड़े और गहरे सागरों को भर दें। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर ज्यादातर पानी कॉमेट्स के द्वारा ही आया है। पेंसपर्मिया थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन कॉमेट्स के द्वारा ही धरती पर आया। अंतरिक्ष में तैर रही इन छोटी छोटी बर्फीली चट्टानों में जीवन सूक्ष्म रूप में बैक्टीरिया की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। कॉमेट्स का एक विशाल बादल हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है, जिसे ऑर्ट क्लाउड बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की ग्रेविटी की आखिरी सीमाओं पर है। इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है, जिस वजह से इसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है। अब यहाँ से आगे की यात्रा एक अननोन और रहस्यमयी स्पेस में होगी, जहाँ घुप अंधेरा है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से भी कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। हम अपनी पृथ्वी से बहुत 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 दूर आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड के सापेक्ष में ये हमारा एक मामूली सा स्टेप है। यहाँ से हमें चारों ओर अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम सबसे नजदीकी तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं। ये है हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम। ये हमसे इतना दूर है कि हमारे सूर्य के प्रकाश को इस तारामंडल तक पहुंचने में 4.3 सालों का वक्त लगता है। इस तारामंडल का नाम है अल्फा सेंटोरी। इस तारामंडल में 3 तारों का समूह है, जिनमें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी तारे आपस में बाइनरी स्टार सिस्टम के तहत जुड़े हुए हैं। इस तारामंडल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी नामक ग्रह मौजूद है, जो पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल जोन में है और इस ग्रह पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
पृथ्वी से हम 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हमारे सामने ये एक बेबी स्टार है जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है और इस तारामंडल में अभी ग्रहों का जन्म होना बाकी है। हो सकता है कि इस तारामंडल में किसी ऐसे ग्रह का जन्म हो जाए जो हमारी पृथ्वी की ही तरह जीवन को धारण करने योग्य हो, लेकिन अभी इसमें अरबों सालों का वक्त लगेगा। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और अभी हम ऐसे तारामंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था। इस तारे का नाम है ग्लीस 581 और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस तारे का चक्कर लगा रहा है एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल मेल खाता है और इस ग्रह पर एलियन सिविलाइजेशन होने की प्रबल संभावना है। वैसे तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं जिनकी यात्रा करना तो दूर, उनको पूरे जीवन काल में गिनना भी संभव नहीं है। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो अरबों तारों का घर है, जिनमें से हमारा सूर्य भी एक है। ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि अगर इसके एक छोर से प्रकाश ट्रेवल करे तो लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,05,700 सालों का समय लगेगा। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी बड़ी विशालकाय गैलेक्सियों के सामने हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं। यूनिवर्स में मिल्की वे से भी कई गुना बड़ी गैलेक्सियां मौजूद हैं। तो चलिए अपने सोलर सिस्टम और अपनी गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हुए इंटर गैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करते हैं। इंटर गैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करके हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सभी गैलेक्सियां झुंड में हैं और ये है हमारी गैलेक्सियों का झुंड, जिसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और अन्य पड़ोसी गैलेक्सियां मौजूद हैं। गैलेक्सियों के इस छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप बोला जाता है। गैलेक्सियों का ये लोकल ग्रुप 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें अन्य गैलेक्सियों के झुंड दिखाई देते जा रहे हैं और उनमें भी हमारे लोकल ग्रुप की तरह गैलेक्सियां मौजूद हैं। गैलेक्सियों के कई लोकल ग्रुप्स को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। अभी हमारे सामने जो मौजूद है वो है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसी वर्गो सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप भी शामिल है और हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप इस छोटे से पैच में है। अभी हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हम अपने सूर्य को तो छोड़ो, यहाँ तक कि अपनी गैलेक्सी को भी छोड़ो, हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप ही एक छोटे से पैच के समान दिखाई दे रहा है। कितना विशाल है ना वर्गो सुपर क्लस्टर। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा गैलेक्सियों के लोकल ग्रुप शामिल हैं और ये 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अरे ये क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इस सुपर क्लस्टर्स के समूह को नाम दिया गया है लेनियाकेया सुपर क्लस्टर और हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर यहाँ पर है एक छोटे से पैच के समान, जिसमें हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप एक डॉट की तरह भी दिखाई नहीं दे रहा। ये लेनियाकेया सुपर क्लस्टर 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें लाखों वर्गो सुपर क्लस्टर्स जैसे सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लेनियाकेया सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है और इतनी दूर से देखने पर लेनियाकेया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से पैच की तरह दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। खैर अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें हमारा लेनियाकेया सुपर क्लस्टर एक छोटे से डॉट की तरह मौजूद है। लेकिन क्या यही हमारी यात्रा खत्म हो जाती है? क्या इतना ही बड़ा है ब्रह्मांड? जैसा कि मैंने अभी बोला, ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ज्ञात ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं वो केवल यहीं तक जानते हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आगे भी हो जो अनंत तक चलता जा रहा हो, लेकिन वहां से हम तक कोई प्रकाश ही नहीं। From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, moon, the only natural satellite of the earth, has acquired added importance due to the belief that moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and earth in particular. Besides, moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans.
India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it, and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayaan-3 has 2 predecessors with destination moon as their mission objective. Chandrayaan-1, launched by PSLV C-11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan-1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions.
Chandrayaan-2, launched by LVM-3M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayaan-3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander, and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent, and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next it is now that the propulsion module separates from the lunar module when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan-3 in its sixth phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited landing phase takes place. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayaan-2 mission and the intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes.
Gaining from the heritage of Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित -1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -45 seconds. -50 seconds. All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 tracking. M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है।
वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH25 and N2O4. Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what this stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal.
तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landwehr probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Cryo scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS, or laser-induced breakdown spectroscope, is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़ खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित
नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation, during the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. Normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन